हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ओमसी कोचिंग में। तो आज हम एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है संधारित्र। तो आज हम बात करने वाली संधारित्र की। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि हम इस टॉपिक में क्या क्या समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संधारित्र की। संधारित्र क्या होता है, उससे पहले हम चर्चा करेंगे धारिता पर। फिर हम समझेंगे धारिता क्या चीज़ होती है, संधारित्र का इससे क्या रिलेशन है। फिर अगर हम बात करें संधारित्र की, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अभी दे रहा हूँ, बाकी इसका अलग से इसमें क्लास में लूँगा। लेकिन पहले मैं चैप्टर को समझा देता हूँ, इसमें हमको सीखना क्या है। वास्तव में जो संधारित्र, जिसकी इंग्लिश होती है कैपेसिटर, और धारिता कैपेसिटेंस, दोनों में बहुत बड़ा मतलब कन्फ्यूजन होता है। तो पहले हम दोनों के शब्दों को समझ लेते हैं। संधारित्र क्या होता है, ये एक युक्ति है, एक डिवाइस है जो आवेश को ग्रहण करने की एक डिवाइस है। मतलब उसमें आवेश को हम रखेंगे। और जो धारिता होती है कैपेसिटेंस, वो ये बताती है कि उसमें कितना आवेश आप संग्रहित कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा व्यवहारिक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा मेरी बात को। जैसे मेरे पास दो पात्र हैं, एक कुछ इस तरीके से है, या आप कैसा भी ले लीजिए, कुछ इस तरीके से है, समझते चलिएगा। पहले मैं आपको व्यवहारिक समझा देता हूँ, फिर हम आएंगे कि आखिरकार फिजिक्स में क्या कहना चाहता है। मेरे पास ये दो पात्र हैं, तो क्या आप बता सकते हैं मुझे, एक मिनट जरा देखिएगा। एक पात्र कुछ इस तरीके से है, एक पात्र कुछ इस तरीके से है। मुझे बताइएगा, अगर मैं इसमें मान लेते हैं इस वाले में मैंने कुछ पानी का इसमें स्टोर किया, इसमें भी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों में किस में ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा। अगर मैं इसको नाम देता हूँ ए, इसको नाम देता हूँ बी, तो जाहिर सी बात है आप तुरंत जवाब देंगे बी, क्योंकि बी वाला जो पात्र है वो थोड़ा सा बड़ा है ए की अपेक्षा। तो ये जो पानी को आप इसमें रख रहे हैं, आप कह रहे हैं इसमें ज़्यादा आएगा, तो ये इसकी कैपेसिटेंस है, ये इसकी धारिता है। ऐसे ही संधारित्र होता है। फिर इसमें अगर हम समझें, अब आते हैं हम सीधा टॉपिक पर। तो थोड़ा सा आइडिया आपको मैंने दे दिया कि संधारित्र क्या है, धारिता क्या है। संधारित्र एक डिवाइस होती है जो आवेश को अपने अंदर एक इकट्ठा करती है, और जो धारिता होती है यानी कैपेसिटेंस जो होता है, वो उसमें कितना जाएगा, आवेश कितना इकट्ठा होगा, ये उसको बताती है। आते हैं हम टॉपिक पर, फिर आपको मैं व्यवहारिक रूप से और बताने की कोशिश करूँगा। तो धारिता क्या कहती है, किसी चालक की आवेश संग्रहण करने की क्षमता। कोई मेटल या चालक, उसमें आप कितना आवेश इकट्ठा रख सकते हैं, कितना वो आवेश को ग्रहण कर सकता है, यही उसकी कैपेसिटेंस होती है। बस इतनी सी इसकी डिफिनीशन है। फिर इनका कहना ये है, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, क्या मतलब है देखते हैं इसका। ये मेरे पास ये एक पात्र है, इसमें मान लेते हैं कुछ चार्ज हैं, कोई भी मान लेते हैं इस पर दो प्लस चार्ज, एक मिनट के लिए, अब माइनस जो भी आप मानिए। हम क्या करने वाले हैं, इसको आवेशित करने वाले हैं। तरीके कई हैं, मैंने आपको बताया आवेश को, किसी को आवेशित करने की विधियाँ शुरुआत में मैंने टॉपिक सिखा रखा है, बाकी इसमें ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आवेश को मुझे रखना है। तो यहाँ से मैं इस आवेश को जैसे ही इस आवेश को इसके पास ले जाऊँगा, तो निश्चित रूप से ये जो प्लस वाला है इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। वो बात की बात है। मुझे बताना, फार्मूले से देखिए V बराबर 1/4πε0 Q/r से अगर मैं Q को बढ़ाता हूँ, इसको लगातार आवेशित करता हूँ, तो क्या बता सकते हैं विभव का क्या होगा। तो आप फार्मूले से कह सकते हैं कि विभव तुरंत बढ़ेगा। इसका मतलब समझिएगा, यहाँ मैं इसको मैथमेटिकली दिखा रहा हूँ, यानी जो V है वो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है आप कह सकते हैं, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं। और आप जानते हैं, जैसे ही मैं इस चिन्ह को हटाऊंगा तो एक नियतांक आने वाला है। इस नियतांक को हमने नाम दिया C। यहाँ C का मतलब है कैपेसिटेंस, धारिता उस चालक की जिसको तुमने आवेश दिया है।
मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कैपेसिटेंस का मतलब ये एक प्रॉपर्टी है। कैपेसिटेंस मतलब उसमें कितना आवेश ग्रहण होगा, ये उसकी कैपेसिटेंस बताएगी। लेकिन संधारित्र एक डिवाइस होती है जिसमें आप उसको रखेंगे। आगे समझिएगा, जहाँ सी एक समानुपातिक नियतांक है जो चालक की धारिता है। आगे समझते हैं। अब इसके बाद इनका देखना क्या कहना है। फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और इसको मैंने लिखा इस तरीके से, C बराबर क्यू बाई वी, C बराबर क्यू बाई वी। आप इसको पक्षांतर करके इस तरीके से लिख सकते हैं। अब समझिएगा, मैं उसको एक और अच्छी डिफिनेशन आपको बताने की कोशिश करता हूँ। समझिएगा, जैसे अभी भी हमने 2 कंटेनर लिया था, ये कुछ एक इस तरीके से था और कुछ इस तरीके से था। तो आप कहेंगे ये वाला बड़ा है, तो निश्चित रूप से इसमें ज़्यादा, जो बड़ा कंटेनर उसमें ज़्यादा आवेश, ज़्यादा मतलब अगर व्यवहारिक समझा जाए उसमें ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा। अब इस जो मैं आपको बता रहा हूँ मेथड, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, इसमें भी कुछ पानी भरा हुआ है, जितना भी है। मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं इसकी 1 सेंटीमीटर हाइट पर और पानी भरता हूँ और इसके 1 सेंटीमीटर तक और पानी भरता हूँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि किसमें ज़्यादा पानी आएगा? तो आप कहेंगे जिसका जो पात्र बड़ा होगा उसमें अगर आप 1 सेंटीमीटर पानी भरते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा आएगा। सपोज करिए छोटे वाले कंटेनर में अगर मान लेते हैं 1 लीटर आता है 1 सेंटीमीटर में, तो बड़े वाले में 1 सेंटीमीटर में 1 लीटर से तो ज़्यादा ही आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? ये मैंने व्यवहारिक थोड़ा सा बताया। अब थोड़ा समझते हैं कि फिजिक्स में इनका क्या कहना है। समझिएगा, मैंने क्या किया, इस V बराबर V को किया 1 वोल्ट। तो जैसे V को 1 करेंगे तो निश्चित रूप से C बराबर हो जाएगा आपका Q, C बराबर Q। इसका मतलब समझिए। अब थोड़ा व्यवहारिक मैंने बताया, अब उसको रिलेट करिएगा इससे। इसका मतलब ये है, यदि किसी चालक, अब धारिता की बात हो रही, किसी चालक की जो कैपेसिटेंस है, जो धारिता है, वो उसके बिल्कुल आवेश के बराबर होगी। लेकिन कब? उस आवेश के बराबर होगी जब आप उसका विभव 1 वोल्ट से बढ़ा देंगे। जितना भी हो उससे 1 ज़्यादा कर दीजिए। 10 वोल्ट है तो 1 वोल्ट, 10 है तो 11 कर दीजिए। फिर समझिए, कंटेनर 2 लिया था मैंने, 1 सेंटीमीटर दोनों में हाइट हमने रखी थी, लेकिन पानी किस में ज़्यादा आएगा? उसके पात्र पे निर्भर करेगा, उसकी कैपेसिटेंस पे, धारिता पे। तो यहाँ समझिएगा, तो यहाँ जो धारिता है वो आवेश के तुल्य होगी, आवेश के बराबर होगी। शर्त क्या है? उसका विभव 1 वोल्ट से बढ़ाने में जितना तुमने उसको आवेश दिया। मान लेते हैं, समझिएगा मेरी बात को, जैसे ये मान लीजिए एक पात्र है, इस पे कुछ आवेश हैं, सपोज करिए 10 कूलाम, ऐसे समझिए 10 कूलाम। इस समय मान लेते हैं इस पर 10 वोल्ट है। हमने क्या किया, इसको चार्ज दे दिया 2 कूलाम और, तो हो गया 12 कूलाम। अब मान लेते हैं जो 10 वोल्ट है, 10 से वो 11 वोल्ट हो गया, मतलब 1 वोल्ट बढ़ गया। तो जितना तुमने उसको चार्ज दिया हुआ है उतनी ही उसकी कैपेसिटेंस होगी। मेरी बात समझिए, यहाँ मैंने लिखा है, स्पष्ट है, किसी चालक की धारिता उस पर उपस्थित उस आवेश के तुल्य है, उस आवेश के जो उस चालक की विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। मतलब अगर 10 वोल्ट है तो 11 कर दे, 11 है तो 12 कर दे। जितना तुमने उसको चार्ज दिया वही उसकी कैपेसिटेंस है। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? व्यवहारिक मैंने बताया 1 सेंटीमीटर आपने उसकी हाइट में बढ़ाने में जो वो पानी को ग्रहण कर रहा है, अब वहाँ वाटर है, यहाँ चार्ज, बस इतना सा अंतर। फिर आगे हम और समझेंगे इसमें, अभी थोड़ी सी मैंने डिफिनीसन ली है, आगे इसकी चर्चा होती रहेगी, आगे फिर समझिएगा। तो पहले हमने समझा कि कैपेसिटेंस क्या है, और कन्फ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। आगे अभी कैपेसिटर आएगा, लेकिन आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कैपेसिटर यानी संधारित्र एक डिवाइस है जिसमें आवेश को इकट्ठा करेंगे, उसमें ऊर्जा को संग्रहित करेंगे। और कैपेसिटेंस क्या है? वो कितना चार्ज इकट्ठा करेगा, वही उसकी कैपेसिटेंस उस संधारित्र की। तो हम इस पूरे टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि संधारित्र की धारिता इतनी, संधारित्र की धारिता इतनी। तो अब समझ रहे हैं ना क्या मतलब है इसका? आगे समझिएगा। फिर इसमें मात्रक की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने बताया, कोई भी भौतिक क्वांटिटी है तो उसका मात्रक हम देखेंगे, विमेय सूत्र देखेंगे। मात्रक तो बहुत सिंपल है, C बराबर क्यू बाई वी से Q का मात्रक यानी आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट।
लेकिन इसका एक और मात्रक होता है, उस पर ध्यान दीजिएगा, यही हमारे काम का है, फैरेड। तो इसका एक मात्रक फैरेड भी होता है, जानते हैं आप, साइंटिस्ट का नाम है, तो इसका मात्रक फैरेड भी है। बात करें तो ये एक अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है। अब आगे आते हैं, कई बार आपके स्टेट बोर्ड में ये सवाल आया हुआ है कि एक फैरेड क्या चीज़ है, तो हमने इसको अलग से बताने की कोशिश की है कि एक फैरेड क्या चीज़ है। C बराबर Q/V से मैंने आपको क्लास 11th में सिखा रखा है कि किसी की भी डिफिनीसन, किसी कांस्टेंट की डिफिनीसन किस तरीके से हम देते हैं। तो हमने क्या किया, Q को 1 कूलाम कर दिया, V को 1 वोल्ट कर दिया, सिंपल। तो 1/1 कुल मिलाकर 1, और इसको मात्र मैंने बता रखा फैरेड। लेकिन इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, वो तो मैंने पहले ही बताया। यदि किसी चालक पर उपस्थित आवेश 1 कूलाम उस चालक की विभव में कितनी वृद्धि कर दे, 1 वोल्ट की, 1 कूलाम का जो आवेश है यदि उसमें 1 वोल्ट की वृद्धि कर देता है उसके विभव में, उस चालक की, इसका ये मतलब है कि उसकी जो कैपेसिटेंस है, उसकी जो धारिता है वो कन्फर्म है 1 फैरेड रही होगी। अगर ऐसा केस बनता है तो निश्चित है उसकी जो धारिता है 1 फैरेड रहेगी। यहाँ समझने की बात ये है, ये जो फैरेड है ये एक बहुत बड़ा मात्रक है। कैसे बड़ा मात्रक है अभी आपको समझ में आएगा आगे। ये बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसलिए आपको कहीं फैरेड नहीं मिलेगा, माइक्रो फैरेड मिल जाएगा, नैनो फैरेड मिल जाएगा। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, नैनो मतलब 10⁻⁻9, तो बार बार आएगा माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड। तो कई बार स्टूडेंट प्रश्न पूछता सर ऐसा क्यों, कहीं फैरेड नहीं मिला, क्योंकि फैरेड एक बहुत बड़ा मात्रक है। इसका मतलब आगे आपको समझ में आएगा, आगे समझिएगा। अब हम बात करने वाले हैं संधारित्र की, बात तो बाद में आएगी। अब हम बात करने वाले हैं इसके बाद आपके ये स्टेट बोर्ड में कई बार निबंध आया है, गोलीय चालक की धारिता। इसका मतलब भी हम समझेंगे क्या होता है। मेरे पास एक चालक है जिसका आकार स्फेरिकल है, गोलीय है। यहाँ ध्यान रखिएगा, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ वृत्त नहीं है, ये गोला है, यानी 3 डायमेंशन है, आप समझते होंगे इसको। जब एक विलगित गोलीय चालक को Q आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। पहले कुछ चार्ज था, हमने उसको और चार्ज दिया। अगर मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं यहाँ पर समझते चलिएगा आप। जैसे मान लीजिए इस पर कुछ भी चार्ज था, तो आप जानते हैं जब आप इसको चार्ज देंगे तो ये प्लस वाला इसको रिपेल करेगा, धक्का देगा, तो निश्चित रूप से आपको उस पर कार्य करना पड़ेगा। और यही जो कार्य है, यही ऊर्जा इसमें संग्रहित होती है, यही आगे चल के आपको कहला है, यही होगी संधारित्र आपका। लेकिन अभी इस पर आते हैं। इसकी हमने त्रिज्या मान रखी है R, इसकी धारिता हमने मान रखी है C, धारिता है, ये कैपेसिटेंस है। संधारित्र की धारिता होगी, गोलीय चालक की धारिता होगी, बेलनाकार संधारित्र की धारिता होगी, गोलीय संधारित्र की धारिता होगी। कितना कैपेसिटेंस है, कितना आवेश को संग्रहित कर सकता है, देखते हैं। तो बड़ा सिंपल है, C बराबर होता है Q/V, और आप जानते हैं Q चार्ज के कारण किसी गोलीय चालक का जो विभव होता है, फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, 1/4πε0 Q/R बता रखा आपको हमने। तो गोलीय चालक विभव के लिए V का फार्मूला हमको मालूम है, बस V के स्थान पे पुट कर दिया, ये Q से Q कैंसिल हुआ, तो हमारे पास एक फार्मूला आया C बराबर 4πε0 R। परावर्तांक के रूप में लिखना चाहते तो मैंने आपको बता रखा है, इंटू K कर दीजिएगा, ये आप समझते हैं। तो सवाल उठा, किसी भी गोलीय चालक चाहे वो पृथ्वी हो, उसकी जो धारिता होगी वो होगी C बराबर 4πε0 R, जहाँ R उसकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या। इसका मतलब जो C है 4πε0 तो नियतांक है, इसका मान आपको मालूम होना चाहिए। इसमें लेकिन गलतियाँ होती हैं, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो आपने मान पढ़ रखा है वो होता है 1/4πε0, तो 1/4πε0 का मान होता है 9×10⁻⁹, लेकिन ये 4πε0, तो उसको आप रिवर्स कर लीजिएगा। फार्मूले में जब आप लगाएंगे तो इसमें थोड़ा सावधानी बरतिएगा। इसका मतलब इस समय जो गोलीय चालक की धारिता है वो उसकी त्रिज्या पे डिपेंड करेगी। फिर हमने इसमें एक नोट्स बना रखा है कि अगर आप K को 1 करते हैं तो इस तरीके की बातें होंगी। लेकिन देखिएगा ये एग्जाम में कई बार आया है, यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी, यहाँ हमने सुधारा इसको कि जो 4πε0 है, इसको मैं अगर पक्षांतर करूँ तो ये C/R के बराबर होगा। कई बार एग्जाम में आया है।
अब 1/4πε कूलाम के नियम से उसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, लेकिन ये रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि 4πε0 है, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो होगा यहाँ सी धारिता है, इसका मात्रक हमने बताया फैरेड, आर त्रिज्या है तो मीटर। तो कई बार एग्जाम में आया कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे, तो वहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये कहाँ से पूछ लिया है, तो ये यहाँ से पूछा है। ये आपसे जानना चाहता है कि इस टॉपिक में आपने इसको समझा है कि नहीं समझा। तो कहीं आपको कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर दिख जाए तो आप उसको लिख सकते हैं फैरेड प्रति मीटर, या इसका उल्टा कहीं फैरेड प्रति मीटर लिखा है तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और कई बार स्टेट एग्जाम में आया हुआ है कि फैरेड प्रति मीटर बराबर कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर का व्यंजक, ये मात्रक जो हमने प्राप्त किया इसका व्यंजक हमें बताइए कहाँ से प्राप्त किया, तो आप बता सकते हैं। अब आते हैं इसके हम सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट पर, इसको समझिएगा। ये जो धारिता होती है, धारिता चाहे वो संधारित्र की हो, बात हमने की है, चाहे वो गोलीय चालक की हो या गोलीय संधारित्र की हो, बेलनाकार संधारित्र की हो, किस पर निर्भर करती है या किस पर निर्भर नहीं करती है। आज मैं इसको पहले एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ, बाकी जैसे जैसे निगमन आएगा आपको मैं सिखाऊंगा कि समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता कितनी होती है, तो वहाँ से आपको पता चलता जाएगा कि किस पर निर्भर करती है। फिलहाल एक बार चर्चा कर दे रहा हूँ। निर्भरता ध्यान रखिएगा, किस पर निर्भर नहीं करता है वो कई प्रकार से बना सकता है, लेकिन किस पर निर्भर करता है ये आप ध्यान दीजिएगा। वैसे हमने कुछ बता रखे हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहली चीज़ ये है, सबसे पहले ये जो निर्भर करेगा उसके आकार पर और आकृति पर। आप समझते होंगे आकार मतलब आकार का मतलब होता है त्रिज्या से, आकृति का मतलब होता है जैसे शेप से, जैसे शेप साइज समझते हैं आप। आकृति का मतलब कई बच्चे आकार आकृति ही समझ लेते हैं, दोनों बहुत बड़ा डिफरेंस है। आकृति का मतलब हो गया बेलन है, गोला है, क्या है, आकार मतलब त्रिज्या है, 4 मीटर है, 5 मीटर, इस तरीके से। दूसरा माध्यम पे निर्भर करेगा, उस पर अभी हमने निगमन में आपको सिखाया था, सी पहले में निगमन बताया था, सी अनुकरण आर, और दूसरे उसमें के भी आया था, तो माध्यम पे भी निर्भर करता है। और निकटतम अन्य चालक की उपस्थिति पे भी निर्भर करता है कि अन्य चालक इसके आसपास है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। कैसे करेगा वो हम सवालों में आएंगे तो अब समझ में आएगा। किस पर निर्भर नहीं करता है ये भी इम्पॉर्टेंट है, समझिएगा दो बातों को, यहाँ कन्फ्यूजन होता है। मुझे बताना सी बराबर आपने बताया क्यू बराबर सी बराबर क्यू बाई भी। तो मुझे एक बात बताइएगा, देखने में लग रहा होगा कि सी क्यू पे निर्भर करता है, क्यू बढ़ाओ सी बढ़ जाएगा, बी बढ़ाओ सी घट जाएगा, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ ये कह रहा है कि ये आवेश पे निर्भर नहीं करता, विभव पे भी निर्भर नहीं करता। तो सवाल उठा इस फार्मूले में फिर क्या मतलब है इसका। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, जैसे आपने अगर थोड़ा बहुत सीखा हो क्लास 10th में ओम का नियम, भी बराबर आई आर, वहाँ पर याद करिएगा आर नियतांक था, भी को बढ़ाओ या आई को घटाओ, आर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों, समझते हैं। यहाँ होता क्या है, जैसे ही आप जिस तरीके से क्यू को बढ़ाते हैं उसी अनुपात में आपका भी बढ़ता है। इसका मतलब जो इसका अनुपात होता है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। सपोज करिए ये पहले था 10 एग्जाम्पल, और ये मान लेते हैं था 12, तो अनुपात अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल होगा, ये 5/6 हो जाएगा। अब मान लेते हैं इसको तुमने कर दिया 20 मान लेते हैं, तो ये बढ़कर इस तरीके से हो जाएगा 24, मतलब ये भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। अगर ये डबल हुआ तो ये भी डबल हो जाएगा, इसका मतलब अनुपात हमेशा नियतांक रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया और लगभग स्टूडेंट गलती करते हैं क्योंकि ये उस समय एग्जाम हॉल में दिमाग में नहीं रहता है। तो इस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, कुछ ध्यान रहे या ना रहे, लेकिन दो बातें जरूर ध्यान, आवेश पे बिल्कुल निर्भर नहीं करेगा, विभव पर बिल्कुल निर्भर नहीं करेगा। जैसे जैसे हम सवाल करेंगे आपको और समझ में आता जाएगा। एक और बात, प्रकृति पर और मोटाई पर भी निर्भर नहीं करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की और उसकी मोटाई पर भी डिपेंड नहीं करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे उसकी धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आगे हम इसमें और कुछ सीखते चलेंगे। फिर हमने देखिए एक नोट बना रखा है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो आपकी पृथ्वी का जो विभव हमने मान रखा है वो शून्य माना गया है, क्योंकि इतना बड़ा आकार है कि आप विभव को यहाँ शून्य माना जाता है। तो अगर हम c बराबर क्यू बाई वी से v को 0 करते हैं तो ये तो अनंत हो जाएगा।
इसका मतलब ये है कि पृथ्वी या इससे जुड़े जो भी चालक हैं उसकी जो धारिता होती है वो अनंत होती है। अगर ऑप्शन में है तो आप कह सकते हैं। पर जो इसके रियल कैपेसिटेंस है रियल, वो हमने निगमन में यहाँ आपको बता रखा है। तो यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है। सी बराबर आपको मैंने बता रखा, गोलीय चालक पृथ्वी को गोला मान सकते हैं। तो सी बराबर 4πε0 r लगाइएगा। 4πε0 सावधान रहिएगा, मात्रक और मान उल्टा रहेगा क्योंकि 1/4πε0 आपने पढ़ रखा है। यहाँ सावधान रहिएगा, एग्जाम में बहुत बारी गलती होती है। फिर त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर पृथ्वी की। 6400 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, 10⁻³ सॉल्व किया तो यह है 711 माइक्रोफैरड। कल्पना करिए आप। अब आपको यहाँ बात समझ में आ रही होगी कि फैरड बहुत बड़ा मात्रक होता है। यहाँ देखिए ना, पृथ्वी, इसकी जब धारिता में यहाँ माइक्रो शब्द आ गया, आप समझ सकते हैं। तो फिर अगर आपको 711 माइक्रोफैरड की धारिता बनानी है तो आपको पूरा पृथ्वी लेनी पड़ेगी, इतना बड़ा आकार। मैं आपको बताऊं, अगर आपको मतलब एक अनुमानता आप अगर यहाँ से फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो अगर 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड की ज़रूरत भी पड़ती है तो 9 किलोमीटर त्रिज्या का आपको आकार लेना पड़ेगा। ऐसा बनाना संभव ही नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो फैरड है, मतलब संभव नहीं, मतलब ये है कि कठिनाई है। तो फैरड जो होता है वो बहुत बड़ा मात्रक होता है, ये सावधान रहिएगा। तो इससे ये पता चलता है कि फैरड बहुत बड़ा मात्रक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। संधारित्र एक डिवाइस होती है, युक्ति होती है जिसमें हम आवेश को, जो आवेश को संग्रहित करेगा उसमें ऊर्जा स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर होगी। एक बार मैं और इसमें बता दूं कि इस टॉपिक में मेनली हमको ये डिस्कस करना है। जैसे मुझे बताइएगा, जैसे आपकी बैटरी होती है, बैटरी, तो बैटरी का काम क्या है कि उसमें ऊर्जा स्टोर रहती है। आप उस उस ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं, आप अन्य मतलब बल्ब जला रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं, फैन चला रहे हैं। ऐसे ही संधारित्र भी होता है, ये एक डिवाइस होती है, ये ऊर्जा को अपने में संग्रहित करके रखेगी, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आप उससे वर्क ले सकते हैं। पर बैटरी में और संधारित्र में कुछ फ़र्क रहता है, जब हम संधारित्र पर आएंगे तो हाँ बताएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, संधारित्र और धारिता, संधारित्र कैपेसिटर अलग है, धारिता कैपेसिटेंस अलग है। संधारित्र की धारिता होती है, धारिता एक प्रगुण है, उसमें कितना स्टोर होगा, और जो संधारित्र होता है वो ऊर्जा को संग्रहित करता है कि कितनी ऊर्जा उसमें स्टोर, मतलब वो ऊर्जा को स्टोर करने का काम करता है। अब कई मन में सवाल आता है कि भाई आखिरकार ऊर्जा को स्टोर क्यों करेगा। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम सिखाएंगे कि ऊर्जा को स्टोर क्यों करेगा, क्यों ज़रूरत पड़ी ऊर्जा स्टोर करने की, ऊर्जा को संग्रहित करने की। बैटरी भी ऊर्जा को संग्रहित कर सकती है, तो संधारित्र की क्या ज़रूरत पड़ गई, और संधारित्र से क्या फ़ायदे हो सकते हैं ऊर्जा को स्टोर करने के बाद, बैटरी में जो नहीं होते हैं, या बैटरी से जो फ़ायदे हैं संधारित्र में होते हैं कि नहीं होते हैं, इस तरीके की बातचीत। और क्या इससे लाभ है, क्या हानियाँ हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाएंगे संधारित्र के बारे में। फिर हम अलग अलग संधारित्र पढ़ेंगे, गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। फिर सबकी अलग अलग धारिता चेक करेंगे, किसकी धारिता सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे ज़्यादा ऊर्जा स्टोर करनी है, जितने बढ़िया उतने अच्छा है। तो उसमें हम ढूंढेंगे कौन सबसे बेस्ट है, किसमें लागत कम है, इस तरीके की बातचीत होगी। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो धारिता मात्रक फैरड ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की विभव को शून्य मान लें तो अनंत मानी जाती है, पर वास्तविक 711 है। इसकी वैल्यू भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई कंपटीशनों में आ चुका है, तो डायरेक्टली वैल्यू आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इतनी सी बात है इसमें, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू।